नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। रूस के कजान शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को एक बार फिर शांति का संदेश दिया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, चीन, ईरान और यूएई जैसे कई बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चुनौतियों पर भी चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने समिट में कहा कि आज की बैठक के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम पहली बार विस्तारित ब्रिक्स फैमिली के रूप में मिल रहे हैं। ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की घोषणा। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की घोषणा करते हुए कहा, मुझे खुशी हो रही है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया जाएगा। भारत की रेलवे रिसर्च नेटवर्क पहल भी लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ब्रिक्स देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी इस साल ब्रिक्स देश उद्योग 4.0 के लिए एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए यूनिडो के साथ सहयोग करने पर सहमत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों में स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार में योगदान दे रहा है। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी।
यूपीआई को कई देशों ने अपनाया। वहीं ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निर्बाध सीमा पार से भुगतान की सुविधा से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की यूपीआई का जिक्र करते हुए कहा, यूपीआई एक महत्वपूर्ण सफलता की कहानी है और रही है। इसे कई देशों ने अपनाया है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खुशनुमा माहौल में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर पहुंचे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान हंसी मजाक के क्षण भी देखे गए। इस दौरान भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलखिला उठे। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी को अनुवादक की जरूरत पर रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे सभागार का माहौल हल्का फुल्का कर दिया। नरेंद्र मोदी भी पुतिन की बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को धमाकेदार रोड शो के बाद नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नामांकन के लिए मंगलवार को ही वायनाड पहुंच गई थी। आपको बता दें कि प्रियंका की यहां चुनावी अखाड़े में एंट्री भी है। वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड में दाखिल किया नामांकन। प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रियंका की यह चुनावी अखाड़े में एंट्री भी है। शहर में धमाकेदार रोड शो के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। चुनावी शुरुआत से वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के 5 साल बाद संसद में प्रवेश कर सकती है। चुनाव आयोग द्वारा वायनाड उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि प्रियंका गांधी केरल की सीट से इसकी उम्मीदवारी होंगी। प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने लिए मांगा समर्थन। कांग्रेस महासचिव और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनाव के लिए प्रचार कर रही हूँ। यह पहली बार है जब मैं आपके समर्थन की मांग अपने लिए कर रही हूँ। यह एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वायनाड से प्रत्याशी बनाने का सौभाग्य दिया है। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning
for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. ഈ അവസരത്തിന് വയനാട്ടിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ജിയോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ എന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. It is my honor to represent you. If you give me a chance. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. A few months ago I visited Churamala and Buddakai with my brother. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൂരൽമലയും മുണ്ടക്കയും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. I saw the devastation with my own eyes. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു വലിയ നാശം അതെന്താണെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. I saw children who had lost their whole families. സ്വന്തം മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. I met mothers who had lost their children. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. And I was struck by one thing. वायनाड में अब 2 सांसद होंगे। वायनाड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, वायनाड देश का एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड संसदीय उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें प्रियंका जी ने नॉमिनेशन भरा। लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें प्रियंका जी ने नॉमिनेशन भरा। लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। राहुल प्रियंका की झलक पाने में जुटे लोग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन से पहले रैली में भारी भीड़ उमड़ी। जब वह अपने भाई राहुल गांधी द्वारा खाली की गई सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा भरने वायनाड कलेक्ट्रेट जा रही थी। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में यह अब तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। युवा, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर गांधी परिवार की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होगा। रैली में उमड़ा जन सैलाब। भाई बहन की एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दोनों के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता सैयद सादिक अली शिहाब थंगल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन और अन्य लोग मौजूद थे। लोग प्रियंका और राहुल दोनों का नाम चिल्ला रहे थे।
जिन्होंने हाथ हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। वहीं महिलाओं के एक समूह ने कहा कि यह जूनियर इंदिरा गांधी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीते। प्रियंका का मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सत्येन मोकरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत मिली थी, जिसके बाद राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। पूर्वांचल के लोगों का महापर्व छठ पूजा में अब महज 15 दिन का समय बचा है। पर्व से पहले लोगों के साथ राजनीतिक दलों को भी यमुना की याद आई है। आपको बता दें कि यमुना की सफाई के दावे किए जाते रहे हैं। हकीकत यह है कि आज भी यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है। अमोनिया के कारण सफेद झाग से नदी पटी पड़ी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने यमुना के प्रदूषण और दिल्ली की हवा के प्रदूषण के पीछे का कारण बीजेपी को ठहराया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण को लेकर आपका बीजेपी पर निशाना। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है, जबकि बीजेपी प्रदूषण पर काम नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति करना जानती है। सीएम आतिशी ने किया वजीराबाद बैराज का निरीक्षण। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि यमुना के प्रदूषण और दिल्ली की हवा के प्रदूषण के पीछे का कारण बीजेपी की गंदी राजनीति है। हरियाणा और पंजाब अपना अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में भेज रहे हैं। पंजाब ने 2021 से 2023 में पराली जलाने की घटनाएं आधी कर दी गई। 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि अपनी हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं। हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ी। दिल्ली की सीएम आतिशी का दावा है कि केंद्र सरकार का डाटा खुद कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रयासों से पराली जलाने की घटनाएं आधी हो गई है। उधर बीजेपी शासित हरियाणा और यूपी में पराली की घटनाएं लगातार बढ़ी है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब सरकार सार्वजनिक परिवहन की बसों को तेजी से इलेक्ट्रिक में बदल रही है, जबकि आज भी आनंद विहार डिपो पर बीजेपी शासित यूपी हरियाणा से आने वाली सभी बसें डीजल की है, जिससे प्रदूषण होता है। यूपी से यमुना में आ रहा गंदा पानी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में एक भी ईंट भट्टा नहीं है। बीजेपी शासित हरियाणा यूपी के हजारों ईंट भट्टों से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। बीजेपी शासित हरियाणा की इंडस्ट्री का 165 MGD प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ा जाता है। वहीं यूपी भी 55 MGD गंदा पानी यमुना में छोड़ता है, जो यमुना को गंदा करता है। यमुना नदी से झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार सिलिकॉन बेस्ड फूड ग्रेड डीफोमर का छिड़काव शुरू करवा रही है, जिससे यमुना का प्रदूषण कम होता है। पेश किए पराली जलाने के आंकड़े। सीएम आतिशी ने साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI रोजाना पराली जलाने के आंकड़े प्रस्तुत करता है। ये आंकड़े बताते हैं 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 में पंजाब में 1123 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है। वो इस साल 27% से घटकर 811 रह गई। दूसरी तरफ बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखें तो हरियाणा में पिछले साल ये आंकड़ा 341 था, जो इस साल 23% बढ़कर 417 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पराली जलाने की 244 घटनाएं सामने आई थी,
वो 70% से बढ़कर 417 पर पहुंच गई। गंदी राजनीति करती है बीजेपी। आतिशी ने कहा, ये आंकड़े बीजेपी की गंदी राजनीति दिखाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाएं कम कर सकती है, तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बीजेपी दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रही है। अब देखना ये होगा, क्या बीजेपी शासित राज्य आतिशी के तीखे हमले के बाद पराली जलाना बंद करते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। बंगोपसागर में गहरे दबाव का क्षेत्र बुधवार सुबह चक्रवात दाना में बदल गया। यह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह भीषण चक्रवात बनकर 24 अक्टूबर की रात ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच लैंडफॉल कर सकता है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ 7 जिलों में भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल और ओडिशा में दाना का हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से एक और चक्रवाती तूफान तबाही मचाने को तैयार है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार से लेकर झारखंड तक भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के 6 जिले उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर को चक्रवाती तूफान दाना के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसकी संभावना है कि यह तूफान 24-25 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के बीच तट से टकराएगा। मौसम विभाग का ये है अनुमान। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार 24 अक्टूबर की रात तक यह भीषण चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। इसके बाद यह 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच लैंडफॉल कर सकता है। इस दौरान हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रशासन दाना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। ओडिशा के भद्रक जिला के डीएम दिलीप राउतराय ने चक्रवात दाना पर कहा, जिला प्रशासन इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि यह कहां लैंडफॉल करेगा। IMD का पूर्वानुमान है कि यह पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तक कहीं भी लैंडफॉल करेगा। कल से बारिश शुरू होगी। 25 से 26 अक्टूबर को ज्यादा बारिश की संभावना है। लोगों को निकालने की बात हो, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या राहत शिविर, सभी तैयार है। आज 2 NDRF की टीमें, 2 ODRF की टीमें और 6 अग्निशमन विभाग की टीमें यहां पहुंचेंगी। हमने 105 चक्रवात आश्रयों और लगभग 598 स्कूलों को अस्थायी आश्रयों के लिए तैयार रखा है। वहीं ओडिशा सरकार में मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने चक्रवात दाना को लेकर तैयारियों पर कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने ओडिशा में कई बैठकें की है और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। लोगों को कच्चे घरों से निकालकर राहत शिविर में स्थानांतरित किया जाएगा और उनके लिए हर व्यवस्था की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन संपूर्ण रूप से प्रस्तुत है इसको मुकाबला करने के लिए। अभी तक भी स्पष्ट चित्र आई नहीं है कि कहाँ पे लैंडफॉल होगा। जो अनुमान है IMD का वो मतलब उसमें बताया जाता है कि पुरी से लेकर सागर आइलैंड जो वेस्ट बंगाल में अवस्थित है वहाँ तक की कहीं भी लैंडफॉल हो सकता है। और आज तो मौसम पूरा साफ है। कल से बारिश शुरू होगी। येलो वार्निंग है हमारे जिले के लिए। परसों और उसके दूसरे दिन मतलब 26 और 25 ये 2 दिन ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है एज पर द प्रेजेंट प्रेडिक्शन। और हम पूरी तरह से प्रस्तुत हैं। मतलब खाद्य सामग्री हो या लोगों को इवैक्यूएशन करने वाली बात हो या मतलब जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है जो इसी वीक में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उनको शिफ्ट करना है। और जो साइक्लोन शेल्टर्स, फ्लड सेंटर्स जो भी हमारे मल्टीपर्पज सेंटर्स वो सारी रूप से तैयार हैं। और हमारे जो मत्स्यजीवी गए थे समुद्र गए मतलब
समुद्र को गए थे मच्छी मारने के लिए, वो लोग सब सेफली आ चुके हैं, जो जानकारी हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर दिए हैं। तो सारे मतलब बंदोबस्त किया गया है और राज्य सरकार भी मतलब इसका रिव्यू लेते रहे हैं, बीच बीच में रिव्यू ले रहे हैं। और जो मतलब उनकी राज्य सरकार की सपोर्ट से हमें एनडीआरएफ टीम, 2 एनडीआरएफ टीम, 2 ड्राफ्ट टीम और 6 फायर सर्विस के टीम आज शाम तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारे मान्यवर जिले के मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय भी आज 8 बजे आ रहे हैं। कौन सा इलाका जिले का प्रभावित होने वाला है ज़्यादा? नहीं, अगर देखिए मतलब अभी ये डिपेंड करता है लैंडफॉल के ऊपर। अगर पता नहीं है लैंडफॉल कहाँ पे होगा तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता है मतलब सारे मतलब अगर भद्रक जिले में लैंडफॉल होता है तो जनरली वासुदेवपुर, चांदवाली, धामनगर ये मतलब ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। देखिए, सारा उड़ीसा में हमारा मुख्यमंत्री जो है वो बैठक बार बार ले चुके हैं और सबको निर्देश भी दिए हुए हैं जीरो कैजुअल्टी होने के लिए। इसलिए वो सब काल से शुरू हो गया, जितना भी है वो कच्चा घर है, कच्चा घर से सब ला के सब जितना स्कूल है स्कूल में रखेंगे, उनको खाने का पीने का और सर हर बंदोबस्त किया जाएगा। जितना भी प्रेग्नेंट लेडी है उन लोग भी ला के सबको PCCS में रखेंगे और एम्बुलेंस और मेडिसिन और सब दे दें। खाने का भी 7 दिन का खाने के लिए भी सब रेडी है। 100% सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवात दाना पर कहा, हम 0% कैजुअलिटी और 100% सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो इलाके संवेदनशील है उन्हें जोन में बांटा गया है। हर जोन में जोनल और सब जोनल अधिकारी तैनात किए गए हैं। हमने आज पूरे जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की और यह सफल रही। सरकार पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हम 0% कैजुअलिटी और 100% सेफ्टी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो एरिया हमारा चांदवाली ब्लॉक हुआ, वासुदेवपुर ब्लॉक हुआ, तिहड़ी ब्लॉक के कुछ पार्ट हुआ, धामनगर ब्लॉक के कुछ पार्ट हुआ, ये सब एरिया में जैसे एक एक्सीडेंटल जोन माना जाता है। ये 12 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक जोन में एक जोनल ऑफिसर, सब जोनल ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, उनको डेप्यूट किया जा रहा है। पूरा लाइन डिपार्टमेंट को भी इसमें पूरा उनको डेप्यूट किया जा रहा है। जो ड्राई फ्रूट्स है और कुक फूड्स है वो कैसे मिल सकेगा वो जो शेल्टर में, उसको भी इंश्योर किया जा रहा है। तो हम ये पूरा जिले के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको साथ एक समन्वय कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज था और ये सफल रहा। धन्यवाद। दाना को सामना करने के लिए पूरा सरकार तैयार है। सरकार तैयार है और जिलावासी भी तैयार है। बंगाल और ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा और बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दोनों जगहों की सरकारों ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि वह हाई अलर्ट पर है और उसने अपने जहाजों और विमानों को तैयार रखा है ताकि चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी तूफान से दोनों पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। ओडिशा में भयंकर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह तूफान गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक केंद्रीयपाड़ा जिले में दस्तक दे सकता है। इस मामले में अब तक एनडीआरएफ की करीब 55 टीम काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ हमारी टीम झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी तैनात की गई है। इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हालांकि अभी चक्रवाती तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है। ओडिशा सरकार ने एहतियातन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी कर ली है। वहीं इस चक्रवात के कारण रेलवे ने 198 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।